Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आज जो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में, उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क और फिर डैम्पिंग टॉर्क. सही है, डैम्पिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं. और फिर कंट्रोलिंग टॉर्क में दो मेथड्स यूज़ होते हैं कंट्रोल करने के लिए. एक स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है और एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. और फिर डैम्पिंग टॉर्क जो है उसको उसके दो मेथड्स हैं. एक है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड और एक है एडी करंट डैम्पिंग मेथड. सही है. सो अच्छा, फिर उसके बाद ये टॉपिक्स हैं ये, अगर टाइम आज हुआ तो आज कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. एक है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और इसमें पर दो टाइप्स हैं, एक अट्रैक्शन टाइप है और एक रिपल्शन टाइप है. फिर है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रो डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद the essential requirements of indicating instrument. किसी भी इंडिकेटिंग देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं. वो जो है इन्हें उसको रिकॉर्ड करता है. ठीक है. सो ये जो इंडिकेटिंग यानी पॉइंटर वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें पॉइंटर लगा हुआ होता है और वो बाकायदा आपको पॉइंट करता है. सही है. सो इसमें जो है ये टॉर्क्स का होना ज़रूरी है. एक है डिफ्लेक्शन टॉर्क और एक है कंट्रोलिंग टॉर्क. डिफ्लेक्शन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि यानी उसकी जो मूवमेंट है, अगर मूवमेंट नहीं होगी, पॉइंटर को मूवमेंट नहीं मिलेगी, तो वो इंडिकेट किस तरह करेगा. तो इसके लिए ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है. सही है. और जब मूवमेंट होगी तो फिर उसको कंट्रोल भी करना होगा, यानी उसको रोकना भी होगा. ये म्यूट कर. सर डिफ्लेक्शन टार्क जरा बताए. जी, डिफ्लेक्शन टार्क सर. अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं लिया. अभी तो डिफ्लेक्शन टॉर्क भी उसको भी पढ़ेंगे. देखिए, ये आगे स्लाइड्स आ रही हैं. ये देखिए, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये फिर उसके मेथड्स हैं, ये फिर डैम्पिंग टॉर्क है. तो अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ और आपने क्वेश्चन कर लिया. ठीक है. सो वेट टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके. सो ये ब्रीफली मैं सिर्फ आपको यानी नाम बता रहा था कि यानी कौन कौन से टार्क्स एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी हैं किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए. तो एक है डिफ्लेक्टिंग टार्क, एक है कंट्रोलिंग टार्क और एक है डैम्पिंग टार्क. ठीक है. तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट को कहते हैं कि डिफ्लेक्ट करे. सही है. अच्छा, कंट्रोल फिर क्या करे कि उसको उस वैल्यू तक कंट्रोल रखे कि जिस वैल्यू पे पॉइंटर ने रुकना है. सही है. ये ना हो कि वो बहुत आगे चला जाए या पीछे रह जाए. ठीक है. तो वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू तक उसको पॉइंट करें. और फिर जो है डैम्पिंग ये करेगा कि जो ओसिलेशन होती है वो ओसिलेशन ना होने दें. यानी अगर पॉइंटर आगे पीछे ओसिलेट कर रहा है, वो हिल रहा है, तो अगर वो हिलेगा तो ज़ाहिर बात है एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे. तो वो हिलने ना पाए, वो बिल्कुल स्टैटिक रहे. तो ये है. तो इसको वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, डिफ्लेक्टिंग टार्क causes the movement system and pointer of the instrument to move from its zero position. ठीक है. ये यानी यहाँ पे मैं आपको वो कर दूं कि अब फॉर एग्जांपल ये रीडिंग है. ठीक है. और ये है यानी ज़ीरो. ठीक है. और फिर इसके स्मॉल जो सब वैल्यूज़ हैं वो हैं. फिर है वन है. ठीक है. फिर अभी जिस वो हैं यानी सब यूनिट्स हैं इसके. ठीक है.
और फिर इस तरह 3 हो गया और फिर 4 हो गया इस तरह, ठीक है। अच्छा और ये है वो पॉइंटर, ठीक है, जिसने कहाँ से स्टार्ट लेना है, 0 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब इसको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, ठीक है, कि ये जो है यहाँ से इस तरह मूव कर सके, ठीक है। तो इस मूवमेंट इफेक्ट को, इस टर्निंग इफेक्ट को जो है हम डिफ्लेक्शन टॉर्क कहेंगे, कि ये जो है यानी उसको पुश मिल जाए, ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाए। तो अब ये जब स्टार्ट होगा तो ये 0 से स्टार्ट लेगा, सही है, और अपने यानी जो वो है वैल्यू है उसकी तरफ ये जाएगा, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि यानी क्या, किसके ज़रिए आप वो कर रहे हैं इसको मोशन दे रहे हैं। ये यानी मैग्नेटिक फोर्स से भी आप इसको मोशन दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी इसको आप मोशन दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशर से भी आप इसको मोशन दे सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि ये क्या हुआ है, ठीक है। यानी अब हम आगे जाके वो पढ़ेंगे, यानी परमानेंट मैग्नेट वो पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है फिर हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको एक टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, सही है। और फिर इसके अलावा हम एडी करंट भी पढ़ेंगे, तो इसमें फिर क्या होगा कि फैराडे लॉ के ज़रिए यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह फैराडे लॉ की वजह से वो फोर्स अप्लाई होगा, जो हम यानी लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से जो हम करते हैं, ठीक है, वो फोर्स मिलता है। तो उसकी उस फोर्स की वजह से इस पे टर्निंग इफेक्ट वो होता है, प्रोड्यूस होता है, या अगर प्रेशर है, ठीक है, तो प्रेशर से भी हो सकता है। अब ये तो इसने तो स्टार्ट ले लिया, ठीक है, मगर अब इसको रुकना भी है, ये नहीं है कि ये अब चलता ही जाए, ठीक है ना। अब ये देखें ये बिल्कुल यानी चलता जाए, ठीक है, तो इस तरह ना हो, बल्कि इसको एक लिमिट करना है। किधर तक लिमिट करना है, उधर तक लिमिट करना है जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है, जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, सही है। अब यानी डायरेक्ट ना हो कि बस 0 से स्टार्ट है और जो 4 है उस तक चला जाए, हालांकि जिस क्वांटिटी को वो मेजर कर रहा है, अगर उसकी एक्यूरेट वैल्यू फॉर एग्जांपल उसने 2.5 पे रुकना है, ये 2.5 है, सही है। ये जो हमने क्वांटिटी दी है जो भी है, फॉर एग्जांपल ये एम मीटर है, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये एम मीटर है, सही है। और यहाँ पे हमने जो करंट दिया है, ठीक है, वो हमें पता है वो है 2.5 एम्पेयर का है। तो अब ये इसने कहाँ पे रुकना है, 2 पॉइंट यहाँ पे रुकना है, सही। अब इसको टॉर्क मिल गया है और इस टॉर्क चूंकि इसने ये समझा कि बस मुझे तो टॉर्क मिल गया है, अब मैं चलता जाऊंगा और मेरी मर्जी है कि मैं जिधर तक जाऊं, नहीं। डिफ्लेक्शन टॉर्क ने तो आपको स्टार्ट दे दिया, मगर अब दूसरे टॉर्क की भी जरूरत है कि वो आपको रोके रखे, आपको लिमिट कर कर ले, ठीक है। और ठीक है, तो ये और कंट्रोलिंग टार्क का ये भी वो है यानी फ़ायदा है कि जब आप किसी ख़ास वैल्यू तक चले गए और फिर अब हमने करंट को हटा दिया, सही है, अब करंट नहीं है, तो क्या ये उधर 2.5 पे ही रुका रहे या वापस 0 पे आ जाए, तो जाहिर बात है इसने वापस फिर 0 पे आना है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टार्क के दो वो हैं, एक तो ये कि उस ख़ास वैल्यू पे उसको वो करे, रोके रखे, ठीक है, उस तक चला जाए, और फिर जब ये मेजरिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है, करंट है फॉर एग्जांपल या वोल्टेज है, वो हट जाए, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। अच्छा, और इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, तो ये ना हो कि अब एक दफ़ा मैंने 2.5 दिया, ठीक है, और इसने ये 2.5 तक चला गया, और फिर अब मैंने इसको हटाया और फिर 2.5 दिया, और अब जो है ये 3 तक चला गया, और फिर मैं इसको ऑफ करूं फिर ऑन करूं 2.5 को, और फिर ये जो है यानी 1.5 पे चले जाए, तो ये ना यूनिक वो हो, सही। हर दफ़ा जब मैं 2.5 करंट दूंगा तो इसको 2.5 पे ही रुकना है, या इसको मैं 3 एम्पेयर दूंगा तो इसने 3 पे ही रुकना है, ये नहीं इसकी जो स्प्रिंग की जो मूवमेंट है
वो उसकी जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो क्वांटिटी के हिसाब से यूनिक होनी चाहिए। यानी बाहर से जितना भी प्रेशर इसको मिल रहा है, तो इसको अपनी जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये जो रोटेट करता है, तो अगर फॉर एग्जांपल 2.5 की वजह से इसने ये 2 दफ़ा ये टाइट हुआ, सही है? यानी वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, और यानी 2 एम्पेयर पे ये 2 दफ़ा इस तरह रोटेट करता है फॉर एग्जांपल, यानी हमने इसकी मैकेनिज्म इस तरह की है। तो 3 एम्पेयर पे ये 3 दफ़ा टाइट हो जाए, 4 एम्पेयर पे ये 4 दफ़ा यानी टाइट हो जाए, और इसकी आखिरी लिमिट भी 4 ही है, तो इससे ज़्यादा वो टाइट नहीं हो सकता, यानी आपको पता है वो इस तरह कंप्रेस, ठीक है, हो जाएगा। और तो अब जब ये एम्पेयर नहीं रहेंगे, तो इसने फिर वापस जो है यानी रिवर्स में, ठीक है, वो फिर जो है ज़ीरो पोजीशन पे आना है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टार्क जो है ये मूवमेंट को, पॉइंटर की मूवमेंट को लिमिट करेगा, और इसकी डिफ्लेक्शन गिवन वैल्यू के लिए हर दफ़ा यूनिक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो कि 2 एम्पेयर पे कभी 2 दफ़ा टाइट हो, तो फिर जब अगली दफ़ा मैं 2 एम्पेयर दूंगा, तो ये 2.5 टर्न्स इसने लिए, और फिर जब मैं 2 एम्पेयर दूं, तो ये इसने 3 टाइम्स जो है ये टर्न, रोटेशन टर्न ले लिए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर दफ़ा इसकी जो वो है वो यूनिक होनी चाहिए। ओके, अब इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, जो कि अभी मैं ये समझा भी रहा हूँ, ये स्प्रिंग। तो इसमें फिर दो स्प्रिंग लगे होंगे, एक जो है जब डिफ्लेक्शन की वजह से इसको लेके जाएगा, और दूसरा जो है वो रिवर्स वो होगा, स्प्रिंग होगा, जो कि इसको वापस लेकर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो ग्रेविटी कंट्रोल है। ग्रेविटी में हम इस तरह करते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट आपको पता है, वेट से इसका ताल्लुक है, कि वेट हम लगा लेंगे, और वेट जो है ग्रेविटी की वजह से उसको लिमिट करेगा, यानी उसको रोके रखेगा, सही। तो अब ये देखें, ये स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, इसमें दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, और दोनों जो हैं इसकी जो बाउंडिंग है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर देखिए ये इस तरह है, ठीक है, यानी इसको मैं अगर ऊपर से देखूंगा, तो ये क्या, क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये इसको अगर मैं यहाँ से देखूंगा, तो ये इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो एक जो है यानी इसको कंट्रोल करेगा, तो इसको जो वापस जो है अपनी रीसेट पोजीशन पे लेकर आएगा, सही है। और अच्छा, ये जो स्प्रिंग है, इन इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि आप लोगों ने इसको मद्देनजर रखना है। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये नॉन मैग्नेटिक हो, यानी कोई रिजिड ये ना हो कि अगर परमानेंट मैग्नेट में ये पड़ा हुआ है, तो इसमें कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर हो जाए, सही है। तो इस तरह ना हो कि ये मैग्नेटाइज होने के बाद ये कंप्लीटली ज़ीरो तक हो जाए, ये अपने उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टोर ना करता हो, जिसको हम रेजिडुअल फ्लक्स कहते हैं, या रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो रेजिडुअल रिटेंटिविटी, इस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी भी कहते हैं, कि इसमें रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी ना हो, सही है। और दूसरा ये है कि इसमें जो है यानी टेम्परेचर से उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, ये ना हो कि आप बाहर धूप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर ये जो स्प्रिंग है ये टेम्परेचर से एलोंगेट होता है या कंप्रेस होता है, तो फिर जो है क्या होगा कि आपकी रीडिंग सही नहीं होगी, क्योंकि वो पॉइंटर बाहर जो आप फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हैं, उसके साथ साथ टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अभी पॉइंट कर रहा है, सही है, तो अगर टेम्परेचर इफेक्ट है, तो वो यहाँ पे भी पॉइंट कर सकता है, और यहाँ पे भी पॉइंट कर सकता है। तो यानी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो यानी टेम्परेचर से ज़्यादा वो ना हो, मुतासर ना हो। हाँ, अगर वो आपने वो दिया है, टेम्परेचर को ही मेजर कर रहा है, तो उसके लिए जो है फिर अलग से यानी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ठीक है। एक जो है
यानी एक मटेरियल से बना हुआ होता है और दूसरा जो है वो दूसरे मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इसमें फिर इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट अलग होती है, इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट अलग होती है और इस हिसाब से वो फिर मेजर करता है। मगर इसमें भी जो है इन स्प्रिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि पॉइंटर स्प्रिंग की मूवमेंट असल में पॉइंटर की मूवमेंट है, सही है ना। स्प्रिंग जिस तरह जब मूव करेगा तो जाहिर बात है ये स्पिंडल है, ठीक है। ये जो जिसके साथ नीडल कनेक्ट है इसको स्पिंडल कहते हैं। तो ये जब टाइट होगा या जो भी होगा तो उसका प्रेशर स्पिंडल पे पड़ेगा और स्पिंडल की वजह से ये पॉइंटर आगे पीछे मूव होगा। तो अगर अगर टेम्परेचर से ये मटेरियल इफेक्ट हो रहा है तो ये सही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, सही। तो ये स्प्रिंग की मदद से कंट्रोल किया है। तो देखें, और अच्छा इसके बाद, अच्छा ये तब ही कंट्रोल होगा जब डिफ्लेक्शन टार्क और कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हो जाए, ठीक है। ये रुकेगा कब? जब डिफ्लेक्शन टार्क और कंट्रोलिंग टार्क दोनों बराबर हो जाए, सही। यानी डिफ्लेक्शन उसको आगे मूव कर रहा है, जीरो से स्टार्ट ले रहा है और आगे की तरफ 1 2 3 की तरफ इसको लेके जा रहा है। और कंट्रोल एंड टार्क इसके ऑपोजिट जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर डिफ्लेक्शन टार्क इसको इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो कंट्रोलिंग टार्क इसको इस तरफ और नीडल उधर रुक जाएगी जिधर इन दोनों के फोर्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये फोर्स कम अप्लाई कर रहा है तो ये भी अपोजिशन कम अप्लाई करेगा, सही है। तो फिर यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। अगर ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो ये भी जो है ज़्यादा अप्लाई कर तो वो यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसके रुकने का वो ये होगा कि जब डिफ्लेक्शन टार्क वो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर हो जाएगी तो तब ये रुक जाएगा, सही। अच्छा, अब ये जो है अगर आप लोग ये यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने वेट लगाए हैं, सही है। और उस वेट की वजह से पॉइंटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन इफेक्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, वेट है। तो देखिए ये वेट है, ये वेट है, सही। जब फिजिकल क्वांटिटी को वो मेजर कर रहा है तो वो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इस वेट की वजह से ये पॉइंटर रुक जाएगा, सही। क्योंकि हमने वेट इस तरह लगाया है कि ये इसको यानी रोके रखे, सही। और ये इसका जो टॉर्क होगा वो जो है यानी इस एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ रोटेशन है। तो एंगल ऑफ रोटेशन जितनी जो है यानी टॉर्क कम और ज़्यादा होती जाएगी इस इतनी जो है इसको डिफ्लेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये वो एंगल है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। पहले वो यहाँ पे था, अब इसने इतना फासला तय किया, ठीक है। ये एंगल जो है इसको यदि ये अब फिजिकल क्वांटिटी को आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा उतना जो है वो ज़्यादा एंगल तय करेगा। अगर टॉर्क इसको ज़्यादा मिलेगा तो देखिए फिर ये यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे तो अब इसके मुकाबले में इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोगों ने नोट करना है। इसको फिर हम बाद में न्यूमेरिकल में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्टिंग एंगल, सही। और यहाँ पे भी वही सीन है कि जब कंट्रोल तब ये होगा जब डिफ्लेक्शन टार्क वो कंट्रोलिंग टार्क के बराबर आ जाए तो ये नीडल जो है वो रुक जाएगी। और यहाँ पे हमने रुकने के लिए स्प्रिंग का सहारा नहीं दिया बल्कि हमने किस चीज़ का सहारा दिया है, हमने वेट का सहारा दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्रेविटी कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को स्प्रिंग कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है यानी एक डिफ्लेक्शन टॉर्क हुआ और दूसरा जो है हमने कौन सा पढ़ा, कंट्रोलिंग टार्क पढ़ा। डिफ्लेक्शन टार्क इसको स्टार्ट करता है और कंट्रोलिंग टार्क उसको जो है रोकता है कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इसके हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, तो अब डैम्पिंग डैम्पिंग जो है ये क्या करता है कि अगर कोई भी पॉइंटर है, ठीक है,
तो वो किसी ख़ास पॉइंट पे आ गया है, सही। तो अब वो इस तरह करेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं ओसिलेशन, ठीक है। तो अगर ये इस तरह की ओसिलेशन आप लोगों ने एमीटर में या वोल्टमीटर में देखा होगा, ठीक है, कि नीडल जो है वो इस तरह करेगी। तो अगर डैम्पिंग टॉर्क के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है तो आपको रीडिंग लेने में थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है, यानी वो ये है और ये है, यानी इस रेंज में अगर इसकी टू एंड फ्रो मोशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके रीडिंग को अफेक्ट कर रहा है। अगर और स्पेशली जब बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग आप ले रहे हो, यानी जिसकी आप एक्यूरेसी ज़्यादा चाहते हो, तो उस केस में तो फिर आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, सही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है, यानी अगर आप इसको जब ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, डिफ्लेक्शन उसको स्टार्ट थे कंट्रोलिंग इसको पॉइंट करे कि यहाँ पे है, ठीक है। और फिर जो है आप लोगों ने इसको बिल्कुल इसको बांध दें, इसको बांधना है, किसी फोर्स से इसको बांधना है, ठीक है ना। कोई फोर्स इसको बांधे रखे, बांधने का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल उसको बांध दे, तो अगर वो करंट हटा भी दें तो ये फिर ये तो यहाँ पे रुक जाएगा। बांधने का मतलब टेम्पररी तौर पे आप इसको इस तरह करें कि इसकी ऑसिलेशन रुक जाए, ठीक है, ये ऑसिलेट ना कर पाए। तो इस ऐसा टॉर्क जो कि इसको इसकी ऑसिलेशन को रोके रखे, ठीक है, तो इसको कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क, सही है। टू मिनिमाइज द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर अबाउट द फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन एंड मेक इट स्टेडी, बिल्कुल इसको रोके रखे। इन द एब्सेंस ऑफ दिस टॉर्क, अगर ये टॉर्क नहीं होगा तो क्या होगा, पॉइंटर कंटिन्यूज oscillation to its final position after reaching to its, ठीक है, अपने फाइनल पोजीशन तक जब पहुंच जाएगा तो ये पॉइंटर ऑसिलेट करेगा। और इसकी मैंने आपको मिसाल दी कि ये इस तरह करेगा, ठीक है। तो जब इस तरह करेगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस वजह से इसको एक ऐसे टॉर्क की भी ज़रूरत है कि वो अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल रहे, सही। तो इसको फिर कंट्रोल करने के लिए जो है, यानी दो वो हैं तरीके हैं। एक एयर फ्रिक्शन है जिसमें हम एयर प्रेशर से वो करते हैं, ठीक है, कि हम एयर प्रेशर देते हैं और एयर प्रेशर जो है वो क्या करता है कि इसको रोके रखता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो एडी करंट डैम्पिंग है। तो देखें ये एयर फ्रिक्शन को आप देखें, ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम है, सही है। और एल्यूमिनियम फ्रेम इज अटैच टू द मूविंग सिस्टम, सही। देखें ये एल्यूमिनियम फ्रेम है ये वाला, ठीक है। और इसको ये मूविंग सिस्टम से अटैच किया गया है, सही है। सो दिस पिस्टन मूव्स इन एन एयर चैम्बर, ठीक है। ये देखें ये पिस्टन है, ये वाला जो है ये पिस्टन है, और ये पिस्टन और यहाँ पे है एयर, ठीक है, यहाँ पे है एयर। सो ये आगे पीछे होगा, ये पिस्टन आगे पीछे होगा, और ये जब पिस्टन आगे पीछे होगा तो इसके साथ हमने ये देखें ये इसके साथ अटैच है, और ये फिर स्पेंडल के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो स्प्रिंग वाला अलग अरेंजमेंट था जो कि इसको डिफ्लेक्शन दे रहा है या कंट्रोल कर रहा है, मगर इसके साथ साथ ये वाला मैकेनिज्म भी हमने लगा लिया है ताकि इसकी ऑसिलेशन रुक जाए, ठीक है। तो दिस पिस्टन मूव्स एन एयर चैम्बर या एयर सिलेंडर closed at one end at the time of oscillation of the moving system or the pointer about its final steady state. If the piston is moving in the chamber, the trapped air gets compressed, सही है, and the pressure opposes the motion of the piston and therefore the moving system or the pointer. Similarly, if the piston is moving out of the chamber, the piston is closed in the closed chamber falls and become less than air pressure on the outer part of the piston. Motion is thus again opposed. अच्छा, ये कह रहे हैं कि यानी जब ये पिस्टन इस तरह ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये पिस्टन बाहर
मूव हो जाएगा, सही है। और अगर ये इस तरह मूव करता है तो अगर आप देखें तो इसकी मोशन इस तरह होगी तो ये पिस्टन अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट के लिए हमने यानी एयर यूज़ किया है, ताकि क्या करे कि इसकी जो एनर्जी है वो इधर यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। और एयर जो है इसको यानी रोके रखे कि आपने इधर उधर हिलना नहीं है, सही है। यानी जब इसकी जो एनर्जी अगर दूसरी जगह पे यूटिलाइज हो रही है तो वो नेगेट हो जाती है, वो वेनिश हो जाती है, सही है। और इसकी जो एनर्जी दूसरे उसमें यानी फ्रिक्शन की वजह से यूटिलाइज होती है, वो इसकी एनर्जी फ्रिक्शन में ज़ाया हो गई, ठीक है। तो अब ये ऑसिलेट नहीं कर पा सकेगा, ठीक है ना। यानी अगर ये इस तरह मूव करेगा तो इसकी ये वाली जो ऑसिलेशन की एनर्जी है वो यहाँ पे कंप्रेशन में इस्तेमाल हो रही है और दूसरे में एलोंगेशन में इस्तेमाल हो रही है। तो इसके फ्रिक्शन यानी प्रेशर, जब ये इधर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर में प्रेशर बढ़ेगा जब ये इस तरह मूव करेगा, और जब ये इस तरह मूव करेगा तो प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है। देखिए ना, पिस्टन जब बाहर जाएगा तो प्रेशर रिलीज होगा। तो प्रेशर के बढ़ाने और कम करने में सारी एनर्जी सर्फ हो रही है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन में जो देखिए, अगर ऑसिलेशन हो रही है तो जाहिर बात है वो किसी एनर्जी के तहत हो रही है ना। अगर आप इसकी एनर्जी किसी और काम में इस्तेमाल कर लें तो ये वाली एनर्जी ऑसिलेशन के बजाय फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये यानी वैसे फ्रिक्शन तो अच्छा वो नहीं है, मगर यहाँ पे फ्रिक्शन काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो क्योंकि आप खुद ये चाहते हैं कि वो हम इसकी जो ऑसिलेशन की जो एनर्जी है वो किसी और काम में यूटिलाइज हो जाए, यानी आप इसकी फ्रिक्शन की मिसाल आप इन वैसे तो आप कहते हैं कि जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। मगर आप यानी ज़मीन पर आप चलने की मिसाल ले लें, ठीक है। या गाड़ियाँ जो चलती हैं, अगर ज़मीन में फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, तो फिर गाड़ियाँ चल पाती या फिर इंसान ज़मीन पर चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन कई चीज़ों पे, कई जगहों पे फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव थिंग है। अगर देखें जो जो वो होती है ये मड होता है, ठीक है। मड में फ्रिक्शन नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यानी फ्रिक्शन ना होने की वजह से गाड़ी का टायर जो है वो पंस जाता है। या अगर ज़मीन पे कोई छिलका वगैरह होता है, ठीक है, तो केले का छिलका ऐसे तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से इंसान गिर जाता है। तो ये चलने तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन हमारे काम आ रहा है, सही है। तो एक तो तरीका है एयर फ्रिक्शन के ज़रिए, और दूसरा जो है वो ईडी करंट डैम्पिंग का है, सही है। यहाँ पे देखें, हम परमानेंट मैग्नेट लगा लेते हैं, सही है। और इसके साथ जो है इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं कि ये यानी जब कोई भी डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये परमानेंट मैग्नेटिक फोर्स इसको जकड़ लेता है, ठीक है, इसको रोके रखता है अपने वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसको इस पे इस तरह अपोजिट फोर्स अप्लाई कर देता है। यानी अगर वो डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह हो रही है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह अप्लाई होता है ताकि ये उसको नेगेट हो जाए। और अगर वो इस तरह रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह अप्लाई हो जाती है ताकि वो नेगेट हो जाए। तो देखिए ये दो वो हैं फोर्सेस हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस और डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको पता है कि ये इस टर्न में करंट फ्लो होने के सैम्बल्स हैं कि वो इंडिकेशन है। यानी ये जो क्रॉस है तो इसका मतलब ये है कि सॉरी, ये जो क्रॉस है इसका मतलब है कि ये यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो डॉट है इसका मतलब है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप में ऊपर से देखेंगे तो ये आपको क्रॉस और डॉट नज़र आएंगे, सही।
तो इनके करंट की मोशन की वजह से आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है। सो इसमें क्या होगा कि फोर्स फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो आप राइट लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं कि थंब जो है ये फोर्स को इंडिकेट करता है, और जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जो बाकी 3 फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। सो इससे आप लोग ये फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओसिलेशन में हम इस तरह करते हैं कि एडी करंट में कि फोर्स इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि ये इसके ऑपोजिट आ जाए, और वो जो है ऑसिलेशन निगेट हो जाए, सही है। तो ये मेथड होगा उसको रोकने का, ऑसिलेशन को रोकने का, ठीक है। तो वो स्टैंड